तो आज हम एलन मस्क के काम करने के तरीके की गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, मतलब हमारा ध्यान उनकी प्रसिद्धि या विवादों पर उतना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन बुनियादी सिद्धांतों पर है जिनका इस्तेमाल उन्होंने कह सकते हैं दशकों से स्पेस एक्स से लेके टेस्ला तक इतनी कंपनियां बनाने में किया है। और इसके लिए हम वॉल्टर आइजैक्सन की जो जीवनी है और कुछ दूसरे स्रोतों का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद यहाँ शोर को हटाकर सिर्फ उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है जो समय के साथ टिका रहा है। एक तरह से जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर के फालतू हिस्सों को छांटकर असली मूर्ति को बाहर निकालता है। हाँ, हम भी यहाँ उनके काम करने के मूल तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद किसी भी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर लागू हो सकते हैं। हाँ, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। हम उनकी शुरुआती सोच से शुरू करेंगे, फिर उनके मैनेजमेंट के कुछ अनोखे और सच कहें तो कभी-कभी कठोर तरीकों पर बात करेंगे, और आखिर में वो जो एक फ्रेमवर्क है जिसे वो खुद द एल्गोरिदम कहते हैं उसे समझेंगे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? अगर हम स्रोतों को देखें ना, तो लगता है कि ये मानसिकता उनके कॉलेज के दिनों से ही बन रही थी। हाँ, उन्हें वो जो स्ट्रैटेजी गेम्स होते थे उनका बहुत जुनून था। जैसे डिप्लोमेसी? बिल्कुल, जहां आपको गठजोड़ बनाने और तोड़ने होते हैं। जीवनी में एक जगह वो कहते भी हैं, मैं युद्ध के लिए बना हूं। और ये युद्ध जैसी रणनीतिक सोच उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगती है ना? और ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये उनकी पहली ही कंपनी Zip2 में साफ दिखाई दिया। हाँ, वहाँ का उनका हार्डकोर वर्क एथिक तो बहुत मशहूर है। मशहूर है। ऑफिस में ही सोना, पास के YMCA में नहाना और हफ्तों तक लगातार काम करना, ये कोई बाद में अपनाई गई आदत नहीं थी। नहीं, ये शुरुआत से उनके स्वभाव में थी। हाँ, उनका मानना था कि एक स्टार्टअप चलाना किसी जंग लड़ने जैसा ही है, और जंग में आप आराम नहीं करते। और इसी जंग में दिखावा भी एक हथियार था। हाँ, वो कहानी तो बहुत मजेदार है कि कैसे उन्होंने निवेशकों को इम्प्रेस करने के लिए एक छोटे से कंप्यूटर सर्वर को एक बहुत बड़े और शानदार दिखने वाले फ्रेम में रख दिया, ताकि वो ज्यादा शक्तिशाली लगे। मतलब वो पहले दिन से ही एक नाटकीय प्रदर्शन, एक शोमैनशिप की ताकत को समझते थे। उनके लिए सिर्फ प्रोडक्ट बनाना जरूरी नहीं था, उसकी कहानी को बेचना भी उतना ही जरूरी था। बिल्कुल। और यहीं एक और दिलचस्प बात सामने आती है जो आज के कॉर्पोरेट कल्चर से बिल्कुल अलग है। क्या? वो शुरू से ही वर्क लाइफ बैलेंस और टीम के साथ दोस्ती करने के सख्त खिलाफ थे। अच्छा। हाँ, उनका मानना था कि सहकर्मियों के साथ ज्यादा दोस्ती करना आपको मुश्किल फैसले लेने से रोकता है। मतलब मिशन हमेशा सबसे पहले। हमेशा, भले इसके लिए किसी को नाराजी क्यों ना करना पड़े। जीवनी में वो साफ कहते हैं कि तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम्हारी टीम के लोग तुम्हें प्यार करें, बल्कि ये उल्टा असर करता है। ये बात सुनने में तो बहुत कठोर लगती है, तो इसका कंपनी के कल्चर और कर्मचारियों के आपसी संबंधों पर क्या असर पड़ता था? क्योंकि ज्यादातर कंपनियां तो टीम बॉन्डिंग को बढ़ावा देती हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आइजैक्सन बताते हैं कि इसका मिला जुला असर होता था। एक तरफ एक फोकस माहौल बनता होगा। हाँ, एक बहुत ही फोकस्ड और मिशन ड्रिवन माहौल, जहां लोग निजी भावनाओं को काम के आड़े नहीं आने देते थे। लेकिन दूसरी तरफ इससे एक तनावपूर्ण और बेरहम कल्चर भी पैदा होता था, जहां लोगों को हमेशा अपनी परफॉर्मेंस की चिंता रहती होगी। बिल्कुल। जो लोग इस माहौल में ढल जाते थे वे असाधारण काम करते थे, लेकिन जो नहीं ढल पाते थे वे ज्यादा टिक नहीं पाते थे। और जब Zip2 बिकी तो उन्हें लाखों डॉलर मिले। उस उम्र में तो ज्यादातर लोग एक द्वीप खरीदकर रिटायर हो जाते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं, उन्होंने लगभग सारा पैसा अपनी अगली कंपनी X.com, जो बाद में पेपैल बनी, हाँ, उसमें लगा दिया। इससे साफ पता चलता है कि उनकी प्रेरणा सिर्फ पैसा नहीं थी। कंपनी बनाना था, वो खेल था। सही। उनके लिए बिजनेस एक वीडियो गेम की तरह है। एक लेवल पार किया तो अब अगला और ज्यादा मुश्किल लेवल खेलना है। एग्जैक्टली। Zip2 बेचना उनके लिए गेम ओवर नहीं था, बल्कि लेवल अप था। तो ये तो हुई उनकी शुरुआती सोच जिसने उनकी नींव रखी, लेकिन इस सोच को उन्होंने असल में अपनी टीमों से काम करवाने के लिए इस्तेमाल कैसे किया? हाँ, यहीं पर उनके मैनेजमेंट के कुछ बहुत ही अजीब और कह सकते हैं असरदार तरीके सामने आते हैं। जैसे? उनके काम करने का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है हर काम को लेकर एक तरह की दीवानगी, एक सनक। आइजैक्सन इसे अ मिलियकल सेंस ऑफ अर्जेंसी कहते हैं। हाँ, जिसका मतलब है ये महसूस कराना कि अगर कोई काम 1 महीने में हो सकता है
तो उसे एक हफ्ते में क्यों नहीं किया जा सकता? हाँ, वो कहानी है जहां वो स्पेसएक्स के एक इंजीनियर को किसी पुर्जे का प्रोडक्शन शेड्यूल आधा करने के लिए कहते हैं और जब इंजीनियर हिचकिचाता है, कहता है कि ये नामुमकिन है। और वो उसे सीधे सीधे नौकरी से निकालने की धमकी दे देते हैं और किसी और को वो काम सौंप देते हैं। और नतीजा? नतीजा ये कि भले ही नई टीम मस्क के उस नामुमकिन डेडलाइन से चूक गई, फिर भी उन्होंने अपने सभी प्रतिस्पर्धियों को महीनों से नहीं बल्कि सालों से पीछे छोड़ दिया। और ये समझना जरूरी है कि इसका मकसद सिर्फ लोगों पर चिल्लाना नहीं था। स्रोत बताते हैं कि वो मानते हैं कि ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य लोगों को पारंपरिक सोच से बाहर निकलने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, जब आपके पास समय कम होता है तो आप पुराने तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको नए, ज्यादा स्मार्ट रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। लेकिन क्या इससे एक डरावना माहौल नहीं बनता, जहां लोग गलतियां करने से डरते हों या जहां क्वालिटी से समझौता किया जाता हो? ये एक बहुत बड़ा जोखिम है और कई बार ऐसा हुआ भी है। लेकिन उनका दूसरा सिद्धांत इसी समस्या का समाधान करता है। कौन सा? समस्या तक पहुंचो। वो ऑफिस में बैठकर मैनेजमेंट नहीं करते। हाँ, जब टेस्ला को इंग्लैंड में अपनी सप्लाई चेन में लागत की समस्या हुई तो वो फौरन अपने प्लेन पर सवार होकर वहां पहुंच गए। वो मानते हैं कि लीडर को फ्रंटलाइन जनरल होना चाहिए, जो सैनिकों के साथ मैदान में हो, ना कि किसी बंकर में बैठकर आदेश दे रहा हो। फैक्ट्री में उनका रेड लाइट की ओर चलो वाला नियम भी इसी से जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल। टेस्ला की फैक्ट्री में असेंबली लाइन के हर स्टेशन पर एक बत्ती लगी होती है। हरी मतलब सब ठीक है, पीली मतलब कोई छोटी मोटी समस्या, और लाल मतलब काम रुक गया है। उनका नियम था कि सभी मैनेजर और इंजीनियरों को अपना ज्यादातर समय उन जगहों पर बिताना चाहिए जहां लाल बत्ती जल रही हो, यानी जहां सबसे बड़ी समस्या हो। वो कहते थे अपने शानदार कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर मीटिंग मत करो, फैक्ट्री के फ्लोर पर जाओ और समस्याओं को हल करो। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। लागत और दक्षता को लेकर उनका जो जुनून है, जिसे वो मजाक में इडियट इंडेक्स कहते हैं, ये क्या है? इडियट इंडेक्स? हाँ, किसी तैयार उत्पाद की लागत और उसके कच्चे माल की लागत का अनुपात है। अच्छा, एक उदाहरण से समझाइए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी पुर्जे को बनाने में लगने वाले एल्यूमिनियम की कीमत 100 रुपए है, लेकिन वो पुर्जा आपको बाजार में 1000 रुपए का मिल रहा है, तो उसका इडियट इंडेक्स हुआ 10। हाँ, और मस्क का मानना है कि अगर ये अनुपात बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसे बनाने की प्रक्रिया बहुत बेवकूफ़ी भरी है और उसमें सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है। इसका कोई असली उदाहरण है स्रोतों में? एक बहुत अच्छा उदाहरण है। स्पेसएक्स को रॉकेट के एक पुर्जे की जरूरत थी। एक सप्लायर ने उसके लिए $1,20,000 मांगे। $1,20,000? हाँ, मस्क को ये बहुत ज्यादा लगा। उन्होंने अपनी टीम को चुनौती दी और उनकी टीम ने उस पुर्जे को सिर्फ $5,000 में इन हाउस बना लिया। अरे वाह, मतलब इडियट इंडेक्स 24 का था। हाँ, वो अपनी टीमों पर लगातार दबाव डालते थे कि वो गैर एरोस्पेस उद्योगों से पुर्जे खरीदें। जैसे नासा का एक लैच $1,500 का आता था। तो उन्होंने उसकी जगह बाथरूम स्टॉल में इस्तेमाल होने वाले $30 के लैच का इस्तेमाल करने को कहा, क्योंकि वो भी उतना ही मजबूत था। ये तो सीधे तौर पर उनके वर्टिकल इंटीग्रेशन के सिद्धांत की ओर ले जाता है। उन्हें बिचौलियों से नफरत है। बिल्कुल, हेनरी फोर्ड की तरह। उनका मानना है कि लागत, गुणवत्ता और सप्लाई चेन पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स इन हाउस बनाने चाहिए। और स्पेसएक्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा। शुरू में रॉकेट के हिस्से बनाने वाली कंपनियां बहुत महंगी थीं और धीमी भी, तो मस्क ने फैसला किया कि वो लगभग सब कुछ, इंजन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, खुद ही बनाएंगे। इससे न सिर्फ लागत कम हुई, बल्कि उन्हें अपनी मर्जी से डिजाइन में तेजी से बदलाव करने की आजादी भी मिली, जो बाहरी सप्लायर्स के साथ नामुमकिन था। तो तात्कालिकता की भावना, समस्या के पास जाना, इडियट इंडेक्स और वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये सब मिलकर एक बहुत शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। लेकिन इन सभी विचारों का निचोड़ एक 5 चरणीय फ्रेमवर्क में मिलता है, जिसे वो द एल्गोरिथम कहते हैं। और अपनी टीमों को लगातार रटाते रहते हैं। जीवनी के अनुसार वो इस बारे में एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह हैं। तो क्या है ये एल्गोरिथम? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला कदम है, हर जरूरत पर सवाल उठाओ। उनका कहना है कि कोई भी जरूरत पत्थर की लकीर नहीं होती। और ये जानो कि जरूरत किस व्यक्ति ने बताई है, ना कि किस विभाग ने। एग्जैक्टली। हर चीज को एक सुझाव मानो जब तक कि वो भौतिकी के नियमों द्वारा तय न हो। लेकिन इसमें तो बहुत समय लग सकता है। अगर कोई एक्सपर्ट कह रहा है कि इस चीज की जरूरत है, तो उस पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? मस्क का मानना है कि स्मार्ट लोगों द्वारा बताई गई जरूरतें
सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि लोग उन पर सवाल उठाने से डरते हैं। वो कहते हैं कि आपको उस व्यक्ति के पास वापस जाना होगा जिसने जरूरत बताई थी और पूछना होगा, तुमने ऐसा क्यों कहा? आपको तब तक सवाल करना है जब तक आप भौतिकी के किसी मूल सिद्धांत तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो पहला कदम हुआ सवाल उठाना। दूसरा क्या है? दूसरा कदम है, जितना हो सके उतने हिस्सों या प्रक्रियाओं को हटा दो और इसमें आक्रामक रहो। मतलब ज्यादा से ज्यादा हटाओ। हाँ, उनका एक नियम है, अगर आपको बाद में हटाए गए हिस्सों में से कम 10% को वापस नहीं जोड़ना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आपने पर्याप्त हिस्से नहीं हटाए। हटाना आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए। लेकिन ये तो बहुत जोखिम भरा लगता है। क्या इसका कोई उल्टा असर नहीं हुआ, जैसे उन्होंने कुछ हटाया और बाद में से वापस लाना पड़ा? हाँ, बिल्कुल हुआ, और वो इसे प्रक्रिया का एक हिस्सा मानती है। उनका कहना है कि गलती करना ठीक है, लेकिन किसी फालतू चीज को बनाए रखना सबसे बड़ी गलती है। टेस्ला के बैटरी पैक वाली कहानी इसका एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो तो कमाल है। बैटरी पैक पर कुछ फाइबर ग्लास की पट्टियां चिपकाई जा रही थीं। जब मस्क ने पूछा कि ये क्यों है, तो पता चला कि नॉइस टीम को लगता था कि ये आग से बचाने के लिए है और सेफ्टी टीम को लगता था कि ये आवाज कम करने के लिए है। एक तरह का कंफ्यूजन था। उन्होंने इसकी जांच करवाई, उन्हें कोई फर्क महसूस नहीं हुआ और उन्होंने उसे हमेशा के लिए हटा दिया। मतलब सिर्फ इसलिए कि कोई ये नहीं बता पाया कि एक पुर्जा किसने और क्यों लगाने को कहा था, उसे हटा दिया गया। एक और उदाहरण है, बैटरी के पिन पर शिपिंग के दौरान प्लास्टिक की छोटी कैप्स लगाई जाती थीं। ठीक है। मस्क ने पूछा, ये क्यों है? टीम ने कहा कि ये पिन को मुड़ने से बचाने के लिए है। मस्क का अगला सवाल था, किसने ये जरूरत बताई थी? और जब कोई उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सका, तो उन्होंने कहा, उन्हें हटा दो। और बाद में पता चला कि पिन मुड़ने की कोई समस्या कभी हुई ही नहीं थी। वो कैप्स बस एक पुरानी आदत की वजह से लग रही थी। कमाल है। तो पहला कदम सवाल उठाओ, दूसरा हटाओ, तीसरा कदम क्या है? तीसरा है सरल और व्यवस्थित करो। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये कदम हटाने के बाद आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ज्यादातर इंजीनियर किसी ऐसी प्रक्रिया को और बेहतर बनाने में लग जाते हैं जिसकी असल में कोई जरूरत ही नहीं होती। मस्क कहते हैं कि सबसे आम गलती है किसी ऐसी चीज को सरल बनाना जो होनी ही नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग तो सबसे पहले चीजों को आसान बनाने की ही कोशिश करते हैं, और यही वो गलती करते हैं। अगर आप किसी फालतू प्रक्रिया को 10% बेहतर बना भी दें तो भी वो फालतू ही रहेगी। पहले उसे हटाओ, फिर जो बच जाए उसे सरल बनाओ। ठीक है। चौथा कदम? चौथा है साइकिल का समय तेज करो, यानी प्रक्रियाओं को गति दो। लेकिन फिर से ये पहले 3 कदम उठाने के बाद ही करना है, वरना आप एक फालतू प्रक्रिया को ही तेज कर रहे होंगे। बिल्कुल। मस्क ने खुद माना कि उन्होंने शुरुआती दिनों में टेस्ला फैक्ट्री में उन प्रक्रियाओं को तेज करने में बहुत समय और पैसा बर्बाद किया, जिन्हें बाद में पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए था। और आखिरी पांचवा कदम? पांचवा और आखिरी कदम है ऑटोमेट करो। ये सबसे आखिर में आता और है। उन्होंने ये सबक टेस्ला के प्रोडक्शन हेल के दौरान बहुत मुश्किल से सीखा था। हाँ, जहां उन्होंने फैक्ट्री को जरूरत से ज्यादा ऑटोमेट कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि उन्हें उन महंगे रोबोटों को हटाना पड़ा जो असल में इंसानों से ज्यादा धीमे काम कर रहे थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसे अपनी गलती माना और कहा, इंसानों की क्षमताओं को बहुत कम आंका गया है। सही। तो ये एल्गोरिदम सिर्फ कुछ अच्छे आइडियाज नहीं है, ये दरअसल जटिलता और जड़ता को खत्म करने का एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल। ज्यादातर कंपनियां नई चीजें जोड़ने में लगी रहती हैं, जबकि मस्क का पूरा सिस्टम इस बात पर बना है कि बेरहमी से हटाया क्या जा सकता है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग और परंपरा की क्रूर अवहेलना का एक शक्तिशाली मिश्रण है। और ये इस बड़ी तस्वीर से जुड़ता है कि तकनीकी प्रगति अपने आप नहीं होती। मस्क बार बार कहते हैं कि लोग मानते हैं कि टेक्नोलॉजी अपने आप बेहतर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, यह तभी बेहतर होती है जब बहुत सारे लोग इसे बेहतर बनाने के लिए अविश्वसनीय रूप से कड़ी और स्मार्ट मेहनत करते हैं। और इसका मतलब है लगातार जटिलता और पुरानी आदतों से लड़ना। तो इन सब का क्या मतलब है? हम दशकों और अलग-अलग उद्योगों में कुछ मुख्य सिद्धांतों का एक सुसंगत, लगभग कट्टरपंथी अनुप्रयोग देखते हैं। एक युद्ध जैसी तात्कालिकता, सरल बनाने और हटाने की एक अथक मुहिम, और समस्याओं पर व्यवस्थित रूप से हमला करने के लिए एक फ्रेमवर्क, दी एल्गोरिदम। और स्रोत ये भी दिखाते हैं कि वो भावुक इंसान नहीं है। नहीं, वो उन लोगों पर नए खून को तरजीह देते हैं जो उनके अनुसार अमीर होकर सुस्त हो गए हैं। और जैसे हमने पहले बात की, उनका मानना है कि दोस्ती खतरनाक है और उत्कृष्टता के लिए दर्द सहना पड़ता है।
उनकी एक पूर्व साथी ने उनके बारे में जीवनी में एक बहुत ही मार्मिक बात कही है। क्या? वो हमेशा मुझसे ज्यादा खेल से प्यार करेगा। ये उस मिशन के लिए किए गए भारी व्यक्तिगत समझौतों को उजागर करता है। ये एक विलक्षण फोकस है। हाँ। स्रोत इस बात पर समाप्त होते हैं कि उनकी उपलब्धियां और असफलताएं दोनों ही महाकाव्य हैं। यहाँ अंत में एक विचार है जो शायद उनके पूरे व्यक्तित्व को समझने में मदद करे। बताइए। आइजैक्सन बताते हैं कि मस्क ने अपने पसंदीदा वीडियो गेम पॉलिटोपिया से जीवन के सबक की एक सूची बनाई थी। हाँ, और उनमें से एक सबक था, जब आपको हारने की आदत हो जाती है तो आप हर खेल को कम भावनाओं के साथ खेलेंगे, आप अधिक निडर होंगे, आप अधिक रिस्क लेंगे। शायद उनकी बड़ी सफलताओं का राज सिर्फ उनकी लगन या उनका एल्गोरिदम ही नहीं, बल्कि बार बार असफलताओं को सहने और उनसे सीखने की यही असाधारण क्षमता है। ये क्षमता उन्हें ऐसे जोखिम लेने देती है जिनके बारे में ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते।